पिछले क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके थे कोल्ड वार के बारे में, है ना। अगर आप अभी अपने सिलेबस को देखेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपने सिलेबस को देखेंगे JCERT का जो सिलेबस है, तो JCERT और NCERT के सिलेबस में पहला जो मतलब इसमें जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है द्विध्रुवीयता का अंत। इसके बाद वाला चैप्टर, ये चैप्टर उसमें नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। ये चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट मतलब आगे का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो जहाँ से शुरू हुआ उसका बेसिक नहीं जानेंगे तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे आप। अब द्विध्रुवीयता का अंत मतलब है दुनिया दो पार्ट में बट गई थी, और दो पार्ट में बट गई थी। एक था USSR और एक क्या था, मान लेते हैं अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका का ग्रुप। अब इसमें से इसका कहानी खत्म हो गया और सुपर पावर ये बन गया। तो भाई कैसे इसका कहानी खत्म हो गया, क्या ऐसा कारण रहा कि USSR खत्म होता चला गया, रूस जो है कमजोर होता चला गया और अमेरिका मजबूत होता चला गया, और फिर दुनिया में जो दो सुपर पावर थे वो एक खत्म हो गया और एक का शुरुआत हो गया, यानी नई दुनिया शुरू हो गई। और नई दुनिया में किसका राज चलने लगा, अमेरिका का। तो आखिर क्या कारण था ये तो हमको जानना पड़ेगा ना, और उसके लिए हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग बुक से मिलाएंगे गलत पढ़ा रहे हैं, इनको लगता आता होता नहीं है, सिलेबस नहीं पता है कुछ भी पढ़ा दे रहे, नहीं। जब तक आप बेसिक को नहीं पढ़ोगे, हम तो मेहनत ज़्यादा ना कर रहे हैं, हम तो चाहते तो उसी चैप्टर से शुरू कर देते। देखिए अपने को मेहनत से लेना देना नहीं, अपने को लेना देना है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग एकदम कंसेप्ट वहाँ से लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे जो आपके NCERT और JCERT में सिलेबस है, उसमें चैप्टर 1 जो आप लोगों का है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बेसिक ये जरूर जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना मतलब ये समझिए कि नींव है, इसके बाद हाँ आप उधर से सारा समझने लगेगा। तो हम लोग इसमें बहुत सारे डिस्कस कर चुके थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें हम रखेंगे नहीं। बता चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था। अब देखिए एग्जाम एग्जाम में क्या करता है ना कि क्वेश्चन दे देता है, द्विध्रुवीयता का जो अंत है चैप्टर 2 है, उसमें इसके बारे में जरूर डिस्कस किया होगा, और वहाँ पूछ देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, MCQ क्वेश्चन में। तो पहला विश्व युद्ध कब से कब था, 1914 से 1918, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब खत्म हुआ, तो अमेरिका जब परमाणु बम छोड़ दिया उसके बाद खत्म हो गया। वर्ष 1945 में समकालीन विश्व में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया। अच्छा क्यों प्रारंभ हो गया शीत युद्ध का, तो कल के क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में बताया था ना, क्योंकि जैसे अमेरिका दागा तो डर था कि भाई उधर से भी दागेगा। इस डर का माहौल जो है वो बना रहा दोनों पार्टियों के बीच में, दो पार्टी जो था, दो महाशक्ति था, एक था रूस एक था अमेरिका, और दोनों में लगा तनाव बना रहा, टेंशन क्रिएट कर बना रहा कि पता नहीं कब मारेगा, पता नहीं कब रिएक्शन देगा, कब रिएक्शन देगा। उसके कारण जो है वो शीत युद्ध जन्म लिया। दो महाशक्ति था, पहला था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। देख लीजिए जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, कोल्ड वार कब से कब तक चला, ओल्ड पूछ देता है। कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1945 से, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म, कोल्ड वार शुरू। क्योंकि जैसे खत्म हुआ वैसे ही टेंशन शुरू हो गया। खत्म कब क्यों हुआ था, खत्म हुआ था परमाणु बम के कारण। तो टेंशन बन गया अमेरिका को, यार हम तो दाग दिए, वो फिर उधर से भी दागेगा, तो एक टेंशन सा माहौल बना रहा, और 1991 तक वैसा माहौल रहा। 1991 तक ऐसा ही माहौल बना रहा है। इसलिए माना जाता है कि कोल्ड वार का जो सिचुएशन है वो 1945 से लेकर 1991 तक चला। उसके बाद स्थितियाँ सामान्य हो गई। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो कौन प्ले किया, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इसको ठीक किया, टेंशन को खत्म कर दिया। और फिर दोनों सारे देश आपस में मिलने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने स्वयं को इन दोनों से अलग रखा। जो लोग गुट निरपेक्ष थे, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री के साथ 5 देश के लोग थे जो नॉन अलाइंड में थे, कि हम गुट निरपेक्ष, ना भैया हम इस साइड में रहेंगे, ना हम रसिया के सपोर्ट में रहेंगे, ना हम अमेरिका के सपोर्ट में रहेंगे, हम तो अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमको किसी के साथ लड़ना नहीं है। तो वैसे लोग जो है इन बोलता है कि इन दोनों से अलग रख दिया और एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। मतलब ऐसे आंदोलन जिसमें ना तो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे ना इस पार्टी का, नहीं दोनों में से किसी सुपर पावर के साथ कोई जाने को तैयार नहीं था। तो ऐसे 5 देश थे, और वही 5 देश मिलके जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किए थे। मीनिंग एंड कैरेक्टर ऑफ कोल्ड वार तो हम लोग देख चुके हैं। शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध का आशय एक ऐसी स्थिति से जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति में कभी भी युद्ध हो सकता है, मतलब बोल रहा है इस स्थिति ने कभी युद्ध का स्वरूप ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन टेंशन तो था कि कभी भी हो सकता था।
बट युद्ध कभी 1991 तक हुआ ही नहीं, लेकिन टेंशन तो था कि कभी भी हो सकता है। बोलता है कोल्ड वार मीन्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो एक्चुअल वार बट द सिचुएशन ऑफ वार ऑलवेज रिमेन। जहाँ एक्चुअल वार होता नहीं है लेकिन वार का सिचुएशन हमेशा बना रहता है। और अगर हम अपनी बात करें 1945 से लेकर 1999 तक का, तो हुआ ही नहीं है वार, लेकिन सिचुएशन बना रहा। देखिए इसमें कौन कौन थे, देख लीजिए। शीत युद्ध के कारण क्या था, उसका फीचर्स क्या था, विशेषता क्या था, क्यों लगा कि वार हो जाएगा? क्योंकि दोनों में से कोई कमजोर था ही नहीं। अगर एक पार्टी कमजोर होता तो आदमी मजबूत आदमी ना मार देता है, दो चार थप्पड़, बोलता कुछ कर लेगा, देख लेंगे क्या कर लेगा सो। फिर उसके घर के पास से बुलेट लेके गुजरता है, वो जानता है को कुछ नहीं कर पाएगा, उसका औकात ही नहीं है। लेकिन अगर दो बब्बर आदमी हो तो फिर बुलेट लेके उसके घर क्या उसके इलाका में घुसने में डरता है कि मार देगा। तो यही चीज़ समझिएगा, डर इस बात का था कि उधर भी तो मजबूत है, कमज़ोर तो है नहीं। जापान ठीक है कमज़ोर था, रूस का सपोर्ट था, उधर भी तो कमज़ोर नहीं है ना कोई। तो देखिए क्या था, दोनों गुट अमेरिका और सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार था। डर इस बात का था, अमेरिका तो दाग दिया था तो उधर से भी दागेगा। और दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे, दोनों में बहुत सारे देश के सैनिक जुड़े हुए थे एक साथ, तो कहीं भी कोई कमज़ोर नहीं था। बोला बोथ द ग्रुप्स अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हैज न्यूक्लियर वेपन्स। ये खतरा था पहला कि ये न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ दिया अमेरिका, किसके ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर, के एक देश के ऊपर। अब सोवियत यूनियन जरूर जरूर उधर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देगा। दूसरा, इस समय में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हो गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ये अमेरिका बना चुका था। और दक्षिण में जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुट का निर्माण कर लिया गया था। वार्सा पैक्ट रूस का था ये। एक तरफ नाटो है, एक तरफ वार्सा है, दोनों। एक तरफ नाटो जिसका अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका लीड करता है, और एक है वारसा। वारसा ग्रुप जो है ना उसको सोवियत यूनियन लीड करता था। तो वहाँ भी क्या था, बहुत सारे देशों का सैनिक एक साथ था। जैसे नाटो में कम से कम 20 से 25 देश, अभी तो और शायद बढ़ घट सकते हैं, लेकिन 20 से ऊपर ज़्यादा देशों का, 20 से ज़्यादा देशों का सेना एक साथ है। मतलब उस देश का सेना, कुछ लोग अपने यहाँ आर्मी में भर्ती किया और जाके नाटो में उसका सेना काम कर रहा है। यानी सेना भर्ती हुआ है किसी और देश में और उसका देश का सेना नाटो में जाके काम कर रहा है, नाटो के लिए काम कर रहा है। तो नाटो का अपना सेना है जिसमें सारे देशों का सेना उसमें जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ था, तो एक था अमेरिका जिसका लीड सुपर पावर कर रहा था, उसका संगठन का नाम क्या था, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक साइड में था, जो पूरा नॉर्थ अटलांटिक साइड है पूरे वर्ल्ड को अगर देखें तो अटलांटिक जो है हमारा नक्शे पर, तो उसके नॉर्दर्न साइड के पूरे देश इसमें शामिल थे, इसलिए इसको नाटो बोला जाता है। और साउथ वाले जो थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीटो बोला जाता है। और एक वारसा पैक्ट था जो कि किसके पास था, वारसा रसिया के पास। रसिया का जो ग्रुप है जो वेपन्स का, साथ ही साथ आर्मी का जो ग्रुप बना था बहुत सारे कंट्री का, उसको वारसा पैक्ट बोलते हैं। तो याद रखना है कि अमेरिका जो संगठन बनाया है उसको नाटो बोलते हैं, और रूस जो संगठन बनाया है उसको क्या बोलते हैं, वो वारसा पैक्ट। शीत युद्ध की प्रकृति, नेचर क्या है कोल्ड वार का, तो फिर इसकी प्रकृति एक कूटनीतिक युद्ध था। क्या जी, कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक वार था, जिसमें युद्ध होने की संभावना हमेशा क्या है, बनी रहती थी। डिप्लोमेटिक वार था बस, और कुछ नहीं, युद्ध हो नहीं रहा था। डिप्लोमेट मतलब है कि उससे नहीं मिलेंगे, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे नहीं होता है कि पॉलिटिकल में आपको मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी जब भारत की बात करेंगे तो भारत में भी ऐसा डिप्लोमेटिक रहता है। मतलब है कि सिंपल देख रहा है कि जैसे मान लो हम सरकार में हैं, हमारे 20 विधायक हैं, और किसी सरकार में किसी के पास 80 विधायक है और बहुत उछल रहा है सरकार, तो हमको कुछ नहीं करना है, उसको ठंडा करने के लिए क्या करना है बताइए। और हमारे सपोर्ट के बिना उसका सरकार नहीं चलेगा, ऐसा है सिचुएशन कि मेरा सपोर्ट के बिना उसका गवर्नमेंट नहीं चल पाएगा, वो मुख्यमंत्री पद से उतर जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, हम किंग मेकर हो सकते हैं। मेरा बात कोई बोले कि देखो ये बात करना, काम करना, नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, जो विपक्षी टीम है उसके साथ जाओ, उसके घर चाय पी लो खाली बस, सरकार को क्या हो जाएगा बताइए। विपक्षी टीम जो है, अपोजिशन वाला जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल बात कि अगर कांग्रेस अभी यहाँ पे है, जेएमएम की सरकार है, ठीक है, अब आरजेडी बहुत सारा पार्टी उसको सपोर्ट कर रहा है। आज कल हो के कांग्रेस कोई बात मनवाना चाहता है यहाँ पे जेएमएम से, ठीक है, मतलब हेमंत सोरेन से, या अभी जो हमारे सोरेन साहब हैं उनसे अगर बात मंगवाना चाहता है, और वो बोले नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, तुम गलत बोल रहे, नहीं करेंगे, तो कांग्रेस कुछ नहीं करना है। कांग्रेस को क्या करना है, छोड़ देना है कि हम सत्ता समर्पण कर देते हैं, हम नहीं लेंगे, तुम्हारे पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो कल सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाने के लिए बहुत बार गलत काम किया जाता है, डिप्लोमेटिक वार था ये।
डिप्लोमेसी निभाया जा रहा था, यानी धमकी दिया जा रहा था कि कैसे क्या करेंगे। अच्छा, निर्बल राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए भी एक तरीका था, जो कमज़ोर देश थे उसको अपने साइड में करने का भी एक तरीका। भैया अगर ऐसा नहीं बनाएंगे माहौल, डर सा माहौल पूरा बना दो गाँव में, तो देखना जो कमज़ोर आदमी तुम्हारे साथ सटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कमज़ोर देश सोच रहा था कि अगर हम किसी के साथ नहीं सटेंगे तो हमको बर्बाद कर देगा ये लोग। इसलिए कमज़ोर देश किसी न किसी के साथ सटना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी एक के साथ सट रहा था, या तो अमेरिका के साथ या तो सोवियत यूनियन के साथ। तो जो वीकर नेशन थे उसको भी अपने साथ जोड़ने के लिए भी इस तरह का माहौल बना के रखा रह गया। शीत युद्ध के कारण क्या थे तो हम लोग देख चुके। क्या था? पहला, परमाणु बम की तकनीकी यूएसए और ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम की तकनीक हासिल कर ली, जिससे सोवियत संघ जो है वो गुस्से में था। पहला था कि टेक्नोलॉजी ऑफ एटॉमिक बम जो है यूएसए और ब्रिटेन जो गलती तरीके से, मतलब चुपचाप तरीके से हासिल कर लिया और बम बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण सोवियत यूनियन जो है गुस्से में था कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। परमाणु बम दुनिया में कुछ भी करा सकता है, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता है। और आप लोग को मालूम होना कि परमाणु बम का परीक्षण करने नहीं मिलता है। भारत 3 बार ट्राई मारा, नहीं मिला, तो लास्ट में भारत ज़मीन के अंदर से परीक्षण कर लिया 1999 में। 1999 में, ठीक है, पोखरन उसको हम लोग बोलते हैं, राजस्थान में जगह है, रेगिस्तानी जगह है, वहाँ ज़मीन के नीचे गड्ढा करके, मतलब पूरा सुरंग बना के, और अंदर में सारा परमाणु बम बनाया गया और वहाँ से छोड़ा गया। जो दुनिया जो करते रहना कर देना, छोड़ दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से परमाणु बम किसी को भी बनाने की स्वीकृति नहीं होती, कोई देश नहीं बना सकता, लेकिन सब देश बना लिया है। तो वही होता है, चुपके चुपके सब बना के रखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यही बात यहाँ था। सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना की गई कि भाई सोवियत संघ बोला कि ये गलत काम है, यूएसए क्यों ऐसा किया, परमाणु को एटम बम बनाना ही नहीं चाहिए। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु तकनीक के कारण सोवियत संघ ने यूएसए की आलोचना की है। और बर्लिन की घेराबंदी, जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना विश्व युद्ध का कारण है। बर्लिन एक जगह है जिसका घेराबंदी कर लिया था सोवियत यूनियन, वो भी एक कारण था कि क्यों तुम उसको घेर रहे हो। वीटो का प्रयोग, सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग करने के कारण यूएसए के साथ कटुता और बढ़ गई। वीटो उसके पास पावर है, सोवियत यूनियन के पास, रूस के पास वीटो पावर है, अमेरिका के पास भी है। तो कभी कभी क्या होता है वीटो पावर में, 5 देशों के पास वीटो पावर है, और कोई फैसला तभी लागू होगा जब पांचों यस बोलेंगे। अगर 5 में एक भी नो बोल दे तो लागू नहीं होगा। अब क्या था कि जब भी यूएसए कोई काम करने जाता था तो रूस के पास वीटो पावर था, वीटो पावर यूज करके नो कर देता था। तो अमेरिका चिढ़ा हुआ था, जैसे हमारे साथ अभी कौन करता है, चीन करता है। हर मामले में चीन हमको टांग अड़ा देता है। अब हम बोलते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ बम बरसाया पाकिस्तान का आतंकवादी, उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दो। सारा देश बोलता है ठीक, सब बोलता है। मेरे साथ 4 देश जो है, 5 वीटो पावर का देश है, तो 4 उसमें ठीक बोलता है, और पाकिस्तान वहाँ चीन क्या करता है, टांग अड़ा देता है कि नहीं, कैसे बोल दोगे, कैसे बोल दोगे, फिर नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ वीटो पावर का, अगर एक भी देश आपके सपोर्ट में नहीं रहा तो दिक्कत होगा। वीटो पावर चीन हमेशा बार बार हमको तंग करता है। और बोलता है U2 या यूएसए का एक जासूसी विमान था U2, उसको मार गिराया गया, उसके कारण भी परेशान होता यूएसए। बर्लिन दीवार का संकट, 1961 में सोवियत संघ द्वारा निर्मित बर्लिन की दीवार कड़ा विरोध हुआ और दोनों पक्षों ने अपने अपने मोर्चे पे टैंक खड़ा कर दिया था उस समय, दोनों साइड से। और आपको मालूम है सबसे बड़ा दीवार है बर्लिन की दीवार, बनाया गया। फिर भारत पाक युद्ध 1965, इसमें सोवियत संघ की मध्यस्थता यूएसए को सही नहीं लगी, जिस कारण से तनाव और बढ़ गया। कहाँ? 1965। शुरू कब हुआ? 1945। धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन ठंडा होते होते जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें सोवियत संघ क्या किया, मध्यस्थ बना था, बीच में मीडिएटर बना था। नहीं होता जब दो भाई लड़ जाते थे, एक आदमी को पंचायत में खड़ा करता है ना कि भैया आप देखिए, आपके बगल देख रेख में हम लोग फैसला लेंगे। तो ये आदमी मध्यस्थता बना था, मीडिएटर, जो दोनों को मिलाने काम कर रहा था। ठीक है, मेरे हम बॉस हैं, तुम लोग अपना अपना बताओ क्या क्या कारण है। तो कारण बताए, फिर ये अपना सॉल्यूशन दिया। तो चीन, अमेरिका को लग रहा था कि हम ये काम करते ना, हम मीडिएटर बनते, हम दोनों को बैठाते, हम तय करते दुनिया में, हम सुपर पावर है, ये सुपर पावर थोड़ी है। उसके कारण अमेरिका और चिढ़ गया और टेंशन बढ़ गया उस समय। कोई दिक्कत है? और 1971 में हमको बचाया भी था, 1965 में भी हमको बचाया था। जब चीन से हम लड़े थे तो हमको वो उस समय भी सोवियत यूनियन बचाया था, क्योंकि सोवियत यूनियन हमारा पुराना दोस्त रहा है। क्या रिजल्ट रहा होगा? तो रिजल्ट ये था कि जब पीस कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन द्वारा 1949 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या था, नाटो। अगर कोल्ड वार नहीं होता तो नाटो बनता नहीं। नाटो कब बना है? 1949 में। कौन बनाया? नहीं, 12 कंट्री उसमें शामिल थे। बनाया कौन है? अमेरिका। दूसरा, सोवियत यूनियन क्या बनाया उस जगह पे? जब ये नाटो बना लिया
कि 12 देश मिलके ये लोग एक साथ हो गए अमेरिका। तो रूस बोला कि भाई वो लोग 12 देश एक साथ हो गए तो हम लोग को भी मिलना पड़ेगा। तो रूस भी एक सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या था? वारसा संधि। क्या बनाया? वारसा संधि, वारसा पैक्ट के नाम से। कब बनाया? 1955 में वारसा पैक्ट बनाया। और उस जगह पे इससे पहले ये बनाया था 1949 में, क्या? नाटो। अब लिखा है कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या किया? पूरा दक्षिणी जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पे एक सेंट्रल बना दिया, जिसका नाम क्या था? सेंटो। मतलब हर जगह पे संस्थान बना बना के अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के सीटो और सेंटो के जवाब में, बताओ, ध्यान दो, क्या क्या बनाया अमेरिका? तीन, अभी तक हम लोग पढ़ चुके। नाटो बनाया, सीटो बनाया और सेंटो बनाया। तीनों के जवाब में सोवियत संघ और चीन ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध और मजबूत कर लिए। जाओ, इसलिए देखिएगा अमेरिका के सबके साथ संबंध खराब है। पहला रूस के साथ, दूसरा चीन के साथ, तीसरा उत्तरी वियतनाम के साथ अमेरिका का ठीक नहीं है, और साथ ही साथ कोरिया। ये तो आप लोग जानते हैं उत्तरी कोरिया अभी भी। नॉर्थ कोरिया किसी का सुनता है? किंग जोंग उन किसी का नहीं सुनता, पागल आदमी वो। इसके साथ कभी, और एक और देश है जिसका अमेरिका के साथ चिड़चिड़ाया रहता है, वो है इराक। इराक छोटा सा देश है, अमेरिका को धमका देता है कभी भी। क्योंकि ये 5 देश जो हैं वो किसके साथ हैं? सोवियत यूनियन के साथ हैं, अमेरिका के अपोजिट वाला देश हैं। मतलब ये कभी भी अमेरिका के साथ नहीं रहा है, कोई मुद्दे पर अमेरिका को सपोर्ट नहीं करने वाला देश में है। पहला रूस, जिसके अंदर सोवियत यूनियन पूरा गया, चीन, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक। ये देश कभी भी अमेरिका के सपोर्ट को, अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता, ये अलग देश हैं। हमेशा हमेशा अमेरिका के अपोजिट में काम करते हैं। क्योंकि ये क्या किया अमेरिका? 3 संस्थान बना लिया बहुत सारे देशों को मिला के। नाटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया। उसके जवाब में ये लोग बोला हम लोग एकजुट हो जाओ। और अमेरिका का डर बस सोवियत संघ से एक ही बात का है कि उसके साथ ये खतरनाक 2 देश हैं, एक ये और एक इधर ये उत्तरी कोरिया। पागल। अरे इराक भी कम नहीं है, इसके पास यूरेनियम है, मालूम है कि नहीं? जिससे परमाणु बम बनता है ना, इसी के पास खदान है उसका। पूरा खदान है इसी के पास है, इसीलिए इराक डरता नहीं है। कितना छोड़ोगे? छोड़ो, मेरे पास तो वही है, हम बनवा लेंगे। तो इराक इसलिए डरता नहीं, इराक छोटा सा देश है लेकिन डरता भी नहीं है अमेरिका से। कोई दिक्कत किसी को? ये स्थिति हुई कि जब वो बनाया तो उसके जवाब में जो है यूएसएसआर भी ये काम कर दिया। अब देखो, नए स्वतंत्र देशों को अपनी आज़ादी खो देने का संदेश है। नया नया जो आज़ाद हुआ था बेचारा 1947, उससे पहले बहुत सारे देश दुनिया में आज़ाद हुए थे। क्योंकि भारत अकेले गुलाम नहीं था, बहुत सारे देश गुलाम थे। अब बेचारा नए नए आज़ाद हुए हैं, उसको डर लग रहा है कि फिर मेरा कोई छीन लेगा आज़ादी। तो देश क्या किया? छोटा छोटा देश बड़े बड़े देशों के नीचे आ गया, भाई बचा लो हमको। ये देखो, क्योंकि पूरा विश्व 2 पक्ष में विभाजित हो गया था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में कोरिया 1950 से लेकर 53, बर्लिन, कहाँ कहाँ युद्ध हुआ देख लो। कोरिया में युद्ध हुआ, नॉर्थ और साउथ, साउथ कोरिया अलग, नॉर्थ कोरिया अलग। बर्लिन की दीवार 1958 से 62 तक चला। और कांगो में 1960 के दशक में बहुत सारे युद्ध, जहां सीधा सीधा रूस और अमेरिका का टक्कर हो गया। कहाँ कहाँ लड़ा जी? 3 जगह पे लड़ा है। पहला कोरिया में, एक साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो रूस जो है नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह बर्लिन में लड़ा, कितना साल चला देख लो, 4 साल युद्ध चला। और कांगो में 1960 के दशक में जो है सीधा सीधा मुकाबला किसके बीच में हुआ है? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। अब हो रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या असर पड़ा कोल्ड वार का? अगर कोल्ड वार हम लगा है तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा है, एक ऐसा पॉलिटिक्स जन्म हो गया, एक ऐसा पॉलिटिक्स जन्म लिया जिसको बोलते हैं बिपोलरिटी या बिपोलराइजेशन। द्विध्रुवीयता, वही है द्विध्रुवीयता का मतलब दुनिया 2 पार्ट में बट गई। दुनिया 2 पार्ट में बट गई कि भैया लेफ्ट कि राइट, किधर जाओगे? 2 पार्ट में बट गई, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 चीज़। पहला, अमेरिका जो फॉलो करता है सिस्टम उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम, और जो रूस फॉलो करता है सिस्टम उसको बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। और आपको हम बताते चले, जहाँ जहाँ जो अभी रूस के सपोर्ट में था सब सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम। उसके साथ और क्या असर पड़ा? और असर पड़ा कि 1949 में नाटो बन गया, सीटो बन गया और सेंटो बन गया। कोई दिक्कत किसी को? और क्या पड़ा? तो बोला शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। शस्त्रीकरण का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वेपन बनाने पर ध्यान देने लगा सब देश, कि अगर युद्ध ऐसा हुआ तो वेपन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन बनाओ।
क्योंकि जो वेपन नहीं बनाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा। और वेपन बनाने पर इतना जोर है कि हर देश वेपन बना रहा है, हर देश औजार बना रहा है, एक से एक हथियार बना रहा है। आइजनहावर सिद्धांत, यूएसए के राष्ट्रपति आइजनहावर ने जून 1957 में अपनी नीति की घोषणा की थी। बोलता जो प्रेसिडेंट आइजनहावर था उसने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी 1957 में, अगर कोल्ड वार नहीं होता तो ये बनता भी नहीं। इस नीति के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति को पश्चिम एशिया के किसी भी देश के साम्यवाद आक्रमण को रोकने के लिए सेना भेजने और सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया। यानी उस समय एक पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिसमें अमेरिका को ये पावर दिया गया है कि पश्चिम एशिया साइड में अगर किसी देश में कुछ भी हुआ तो हम अपना सेना भेजेंगे। ये पावर अमेरिका को मिल गया उसके संसद के द्वारा। जैसे भारत बताइए, अभी अगर नॉर्थ कोरिया में युद्ध होगा या ईरान में युद्ध होगा, भारत फिर सेना थोड़ी भेजेगा। क्या जरूरत है, युद्ध तुम्हारा है, तुम लड़ो। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी बन जाती है भारत के और मान लो ईरान के बीच में कि अगर तुम्हारे यहाँ युद्ध हुआ तो हम भेजेंगे, तो अगर युद्ध होगा तो भेजेंगे सेना, हमारी पॉलिसी ऐसी है। तो अमेरिका में उस समय पॉलिसी बनी थी कि अगर किस क्षेत्र में, बोलता है अगर कोई पश्चिम एशिया, जो एशिया का जो पश्चिमी साइड है पूरा, उसमें अगर किसी देश में कोई कुछ कर दिया तो अमेरिका अपना सेना भेजेगा, सपोर्ट भेजेगा। इस सिद्धांत को सोवियत संघ ने पश्चिम एशिया के लिए घातक बताया। सोवियत संघ बोलता है ये पश्चिम एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके कारण भी युद्ध माहौल बना। इस क्षेत्र में यूएसए ने जहां इजराइल का पक्ष लिया तो सोवियत संघ ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया और अरब देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी ये युद्ध हो रहा था, कहाँ कहाँ युद्ध हो रहा था जी? इजराइल एंड फिलीपींस के बीच में, कुछ ये आइडिया है? अभी दो देशों के बीच में हो रहा था, किसके बीच में? इजराइल और फिलीपींस। और आप लोग को मालूम होना चाहिए इजराइल का कट्टर समर्थक अमेरिका उस समय से सपोर्ट कर रहा है, और इसका समर्थक है रूस। वही ना लिखा है कि रूस क्या किया, जब इजराइल को, यूएसए क्या किया, इजराइल को अपने पास ले लिया कि ये है, ये देश को हम सपोर्ट करेंगे। तो फिलिस्तीन जो है उसको कौन सपोर्ट कर दिया? रूस सपोर्ट कर दिया। रूस सपोर्ट कर दिया तो फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और पूरा अरब जो है, अरब जो पूरा अरब अमीरात है उसमें पूरा मुस्लिम कंट्री है। अब सारा मुस्लिम कंट्री इसको सपोर्ट करने लगा रूस को कि यार ये तो मेरा अपना आदमी है, ये तो इस्लाम बचाने का काम कर रहा है। और सारा मुस्लिम कंट्री रूस के सपोर्ट में चला गया। बात समझ गए? पॉलिटिक्स देखिएगा कैसे कैसे होता है। सो रूस एक माना, मतलब सो बोलते एक तीर 100 निशाने, वैसे ही किया, एक काम किया, बहुत सारे देश इसके सपोर्ट में आ गए कि नहीं ये ठीक काम कर रही, तो हम हमको बचा रहे जी, और क्या। रूस कितना दूर का देश है, फिलिस्तीन बहुत अलग देश है, दोनों का एरिया दूर है, फिर भी जाके रूस अगर सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को, इसका मतलब क्या है? अब एक बात और देखिएगा, अभी आईएसआईएस का नाम सुने होंगे, खत्म हो गया, सुने थे आईएसआईएस? एक आतंकवादी संगठन था, नहीं सुने? ईरान और इराक में इसका बहुत ज़्यादा दबदबा था, अब पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था। रूस इसको भगाया मार के। क्या जरूरत है, रूस कितना दूर का देश है, अगर नक्शे पे देखोगे तो रूस अलग जगह है, ईरान इराक अलग जगह है, फिर भी रूस जाके मार के भगाया। इसका मतलब रूस चाहता है कि हम इन देशों को मदद करेंगे, उस देश को मदद करने मतलब है कि उस देश के लिए हम फेवरेट हो जाएंगे, फिर वो देश हमको सपोर्ट करेगा। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र हुए देशों को तीसरा विकल्प दिया। दो ही विकल्प था, या तो अमेरिका या तो यूएसएसआर। लेकिन जैसे गुट निरपेक्ष बना, यानी नन अलाइंड बना, तो नन अलाइंड तीसरा ऑप्शन दे दिया कि भैया तुम ना उधर ना इधर, तुम मेरे तरफ भी आ सकते हो, हम शांति वाले आदमी, हम बुद्ध वाले आदमी, महात्मा बुद्ध वाले, तो तुम इधर आना चाहते हो आ सकते हो, नहीं तो उधर जाओ, दोनों लड़ेगा। तो बहुत सारे देश क्या करने लगा। अच्छा, अगर ये कोल्ड वार नहीं होता, ये वर्ल्ड वार नहीं होता, तो क्या ये बनता गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइंड बनता? नॉन अलाइंड नहीं बनता। तो नॉन अलाइंड बना क्यों? क्योंकि ये हुआ। तो वही बात लिखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो नॉन अलाइंड बन गया, जिसमें थर्ड भी ऑप्शन आ गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। बोलता है मैं सोवियत संघ के प्रमुख मिखाइल गार्बोचेव का तख्ता पलट दिया गया। जो मेन था सोवियत संघ का लीडर वो था मिखाइल गार्बोचेव, जिसका तख्ता पलट दिया गया, यानी उसका सरकार बदल दिया गया, और इसके सभी गणराज्य स्वतंत्र हो गए। यानी जो जो सोवियत यूनियन में था सब क्या हुआ, फ्री हो गया, सारे देश फ्री हो गए। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? 1991 में। इसलिए आप सोवियत संघ को रूस बोलते हैं केवल। क्या बोलते हैं? रूस। पहले होता था यूएसएसआर, लेकिन 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया और पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया यूएसएसआर। वो पूरा कमेटी ही डिसॉल्व हो गया। तो कमेटी डिसॉल्व हो गया तो उसके अंदर जो जो देश थे वो फंसे हुए थे बेचारे, वो सब फ्री हो गए, अब अपना जी रहे हैं।
और यह घटना शीत युद्ध के अंत का महत्वपूर्ण कारण बना और यही एक रीज़न था जिसके कारण कोल्ड वॉर का सिचुएशन क्या हुआ, ख़त्म हो गया 1991 में, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, कंप्लीटली ख़त्म हो गया। ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो लीडर था उसका नाम क्या था, मिखाइल गार्बाचेव। उसका तख्ता पलट हो गया, उसका सरकारें बदल दिया गया और बदलने के पीछे कारण था कि करप्शन कर रहा था, बहुत घोटाला कर रहा था, पैसे के गलत मिसयूज कर रहा था, इसलिए इसको पलट दिया गया और यूएसएसआर को भंग कर दिया गया और सारे देश अपना फ्री हो गए। उसमें यूक्रेन भी था जो भी मार झेल रहा है। सोवियत संघ के पतन के साथ ही, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी समय 1991 में ही अभी रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो जो पुतिन है ना, इसी समय सत्ता में आए और तब से अभी तक सर चला रहे हैं उस देश को। तो यहाँ लिखा है सोवियत संघ के पतन के साथ ही, जैसे ही यूरोपियन यूनियन ख़त्म हो गया, उसके बाद दुनिया में दो जो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट चल रहा था ना 1991 तक, ख़त्म। अब सिंगल सुपर पावर वो अमेरिका। यहाँ वही बात लिखा है कि जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ वैसे ही एक ध्रुवीय विश्व बन गया। यानी दुनिया में देखो यहाँ क्या लिखा है, विद द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन द वर्ल्ड मूव्ड टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब दुनिया में एक आदमी का राज है, वो है अमेरिका, सिंगल सुपर पावर अमेरिका। बात समझ गए? तो ये पढ़ना अगले चैप्टर में, यही है हम लोगों का अगला चैप्टर, द्विध्रुवीता का अंत। मतलब जो दो धुरी थी, दो धुरी का मतलब समझते हो, दुनिया में दो सुपर पावर था, दो सुपर लीडर था, उसका अंत कब हुआ था? अंत हुआ 1991 में। यहीं से हम लोगों को शुरू करना है अगले चैप्टर में कि क्या कारण रहा था कि दो ध्रुव जो बना था, दो पार्ट जो बना था, दो सुपर पावर जो बना था, वो दोनों का खत्म हो गया कहानी और एक सुपर पावर बन गया, वन सिंगल, इसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। जो बना वो कब से बना? 1991 से बना, 1991 से बना है। कोई दिक्कत है? और शीत युद्ध की समाप्ति में विश्व राजनीति में भय के संतुलन का स्थान हितों के संतुलन ने ले लिया। मतलब जो डर का माहौल था उस जगह पे अपने लगने लगा कि हर देश एक दूसरे को मदद करेगा। पहले हर देश एक दूसरे को मारने पीटने पर लगा हुआ था, लेकिन 1991 के बाद हर देश एक दूसरे को क्या करने लगा? सपोर्ट करने लगा। इसका फल आज देख रहे हैं आप कि बहुत अच्छा परिणाम है कि दूसरे देश में अगर कुछ घटना घटती है तो हर देश उसको मदद करता है। भारत और शीत युद्ध, भारत का कोल्ड वार से क्या अपना लॉस हुआ है? तो भारत को भी लॉस हुआ है। बोलता है कि शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति अमेरिका और सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल न होने की थी और यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई है। भारत का ये प्लान था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे और ना हम रूस के साथ रहेंगे। आपको ध्यान से दें, भारत में इसके कारण बहुत लॉस हुआ है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति को तवज्जो नहीं दिया जाता था। अमेरिका, जो हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट में रहा। रूस से पाकिस्तान का अच्छा रिश्ता नहीं, लेकिन अमेरिका से रिश्ता अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का अलग सिस्टम था, जो भारत का है दुश्मन वो मेरा है दोस्त। अब भारत का दुश्मन कौन था उस समय? जैसे भारत बताओ जी, हम अमेरिका आया कि मेरे साथ आओ, बोले नहीं आएंगे, तो अमेरिका मेरे से चिड़चिड़ा गया। इसलिए भारत के ना प्रधानमंत्री को वैल्यू देता था ना कुछ, हर मुद्दे पर हमको डैमेज करता था वो अमेरिका, क्योंकि सुपर पावर था। लेकिन हमको रूस भी हमको मना किया, हम रूस को भी बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन रूस मेरे सपोर्ट में था, शुरू से सपोर्ट में। उसको भाई उसको भी मना किया, लेकिन रूस उनको हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अमेरिका से मेरे रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। वो तो मोदी जी आए तब से इसका रिश्ता ठीक हुआ। कोई दिक्कत है? बोले ज़्यादा ऐंठने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तेज बनोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तब बेचारा देखो राष्ट्रपति आता है उल्टा। नहीं तो पहले क्या होता था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं 1.5 घंटा से, और राष्ट्रपति साहब आएंगे तो भेंट होगा। आज क्या होता है, प्रधानमंत्री के जाने से पहले खड़ा है दोनों पति पत्नी वेलकम करने के लिए। तो ये है कूटनीति, विदेश नीति इसको बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी। बना के रखिए आप दबदबा। दुनिया में दबदबा नहीं बनाएगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, यही चीज़ आपको समझना है। और भारत शुरू से ही है ना नॉन अलाइंड रहा है, हमारा सिंगल है, हम क्या क्या मतलब है, आप लड़ो अपना। आपके प्रॉब्लम में हम क्यों साथ देंगे? गलत प्रॉब्लम है तो हम मारने और काटने पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यहाँ पे भारत जो है एक अलग सिस्टम बनाया। तीसरा वर्ल्ड, दो वर्ल्ड था, एक अमेरिका था और एक रूस था, दो ही दुनिया था। किसके साथ रहना है? तो दुनिया का सारा देश यही दोनों के साथ रहता था। भारत तीसरा दुनिया खोल दिया, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष। थर्ड वर्ल्ड पूछता है तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? भारत को नहीं, तीसरी दुनिया कहते हैं गुट निरपेक्षता को, नॉन अलाइंड को। समझ गए? गुट निरपेक्षता को हम तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। भारत ने दोनों महाशक्ति, जो दो महाशक्ति था अमेरिका रूस, के प्रति द्विस्तरीय विदेश नीति अपनाई। द्विस्तरीय मतलब समझते हो? अमेरिका के लिए अलग सिस्टम और रूस के लिए अलग सिस्टम। बोला अलग अलग रखो, दो स्तर पर लो, इसको अलग तरीके से संभालो और इसको अलग तरीके से संभालो।
बोलता है इंडिया एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग इट सेल्फ सेपरेट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, इसके लिए अलग पॉलिसी और इसके लिए अलग पॉलिसी, जबकि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसका दो पॉलिसी हो। भारत हमेशा दोनों देश के लिए अलग अलग पॉलिसी रखता था। भारत ने उपनिवेशिक शासन में से स्वतंत्र हुए देशों को महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का पुरजोर विरोध कर, भारत हमेशा अपोज करता रहा है कि जो अभी अभी नए नए देश आज़ाद हुए बेचारे, एक तो 2-2 साल का गुलामी के बाद अंग्रेज छोड़ के भागा है, उसको तुम लोग काहे लपेट रहे हो भाई, छोड़ दो उसको, उसको फ्री होने दो, बेचारे को चलने दो, जीने दो, उसको फिर टेटुआ दबा देगा तो वो जिंदा कहाँ से रह पाएगा, फिर तो गुलामिन हो जाएगा वो। इसलिए भारत पूरा विरोध करता था कि वैसे देशों को आप कभी प्रेशर नहीं दे सकते जो अभी नए नए आज़ाद हुए, उनको जीने दीजिए। नहीं तो क्या होता बताओ जी, अगर अमेरिका अपने अंडर में रख रहा है तो क्या लगता है अमेरिका इतना अच्छा व्यक्ति है, अच्छा देश है जो गरीब देशों के लिए भी सोचता है? नहीं, ये सिर्फ अपने लिए सोचता है। आज यूक्रेन को युद्ध में धकेल के अमेरिका भाग गया कि नहीं भाग गया? और देखिएगा यूक्रेन का जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उसमें अमेरिका ऐसा ऐसा डींग हाँकता था ना कि तुम मार कर दिखाओ रूस का धजिया उड़ा देंगे। नाटो बोलता था अगर कुछ किया तो अब रूस न जो मतलब कहीं निशान नहीं बचेगा, विश्व के नक्शे से हटा देंगे रूस को। और जब रूस मारने लगा, ना नाटो कुछ बोल रहा है ना अमेरिका कुछ बोल रहा है, चुपचाप बेचारा इजराइल मतलब यूक्रेन झेल रहा है। और जानते हैं क्या करता है ये लोग? यूक्रेन को बोलता है कि हम तुम पैसा दो, हम तुमको देते हैं वेपन, पैसा ले लेके वेपन दे रहा है। ये परिस्थिति होती है देशों में। अगर इतना ही बड़ा था तो नाटो क्यों नहीं आगे आया? नाटो आगे आता, तीसरा वर्ल्ड वार होता और हो ही जाता, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता। अगर नाटो घुस जाता उसमें तो तीसरा वर्ल्ड वार फिक्स था, क्योंकि नाटो को घुसने का मतलब है कि सारे देश आगे एक साइड अमेरिका वाले, और रूस अकेले नहीं पड़ेगा, रूस के साथ चीन है और सबसे खतरनाक नॉर्थ कोरिया है, पागल हो, इराक है, समझ गए? ये सब जो है खतरनाक देश है। उस फिर वर्ल्ड वार में घुस जाता देश दुनिया। अब भारत को किसी न किसी के सपोर्ट में रहना पड़ता, लेकिन भारत फिर भी गोली नहीं चलाता, सपोर्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करता रूस को। भारत रूस को सपोर्ट कर देता है उस समय, क्योंकि रूस हमें 2 बार बचाया, 1971 में हमें बचाया, ठीक है, 1961 के युद्ध में भी बचाया, जो चीन के साथ 1965 का युद्ध रहा, तो उसमें 65 से पहले 61 में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये पूछना चाह रहे हैं हम लोग कि शीत युद्ध काल में दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी, बाइपोलर सिस्टम क्या था? तो बाइपोलर सिस्टम का मतलब है कि पूरी दुनिया दो पार्ट में बटी हुई थी, एक पार्ट था अमेरिका का, एक पार्ट था रूस का, उसी को बोलते हैं बाइपोलर। लेकिन 1991 के बाद यूनिपोलर हो गया, दुनिया में सिर्फ एक पावर, एक लीडर, एक नेता, कौन है? अमेरिका, समझ गए? और 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया कितने पार्ट में बटी हुई थी? 2 पार्ट में, जिसको बोलते हैं बायोपोलर। अब चलते हैं रीजंस फॉर द राइज ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड। आखिर दो देश कैसे आगे बढ़ गए भाई दुनिया में, एक ही कहे नहीं बढ़ा? तो पहला क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ वैसे पीस कोल्ड वार शुरू हो गया। और कोल्ड वार शुरू हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया 2 पार्ट में बट गई। पहला पार्ट ये था अमेरिका का, दूसरा पार्ट कौन था? सोवियत यूनियन का। और दोनों में, अमेरिका हो या सोवियत यूनियन हो, दोनों में सुपर पावर बनने का होड़ शुरू हो गया, हम सुपर पावर बनेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। और सुपर पावर बनने के चक्कर में दोनों क्या करने लगा, बाकी देशों को अपने साथ क्या करने लगा, जोड़ने लगा और टेंशन क्रिएट करने लगा, दिखाने लगा। नहीं देता है, दिखाता है गांव में भी लोग। अगर 2 आदमी नेता बनना है क्या होता है जी, एक आदमी खड़ा हो रहा है, वो पता चला मुर्गा भात खिला दिया तो दूसरा बोलता हम भी खिलाएंगे। तो कंपटीशन में कि मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे, उसके चक्कर में लोग आलतू फालतू काम करना शुरू कर दिया। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बोलता है यह घटना शीत युद्ध से संबंधित थी। बोलता है दिस इंसिडेंट वाज रिलेटेड टू कोल्ड वार, इस कोल्ड वार से रिलेटेड है। बोलता है क्यूबा इज एन आइलैंड कंट्री। बोलता है क्यूबा एक क्या था, एक तट था, समुद्री तट था। क्यूबा अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ था, एक द्वीपीय देश है, इस पर साम्यवादियों का शासन था। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो क्यूबा था वो एक क्या था? बोलता है क्यूबा एक आइलैंड था। आइलैंड समझते हो ना, पानी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र, जो जमीन दिखता है पानी से चारों तरफ घिरा हुआ लेकिन जमीन कहीं है, उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे मालदीव एक आइलैंड है। मालदीव क्या है? आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में कोई जमीन का टुकड़ा खाली है, वो आइलैंड होता था। आइलैंड था जहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन था। कम्युनिस्ट मतलब रूस वाले लोगों का शासन था, चीन वाले लोगों का शासन था। अमेरिका बोलता भागो, मेरा देश है भाई, अमेरिकी तट है, मेरे तट में तुम कैसे घुस गया? अमेरिका उसको भगा रहा था, रूस बोल रहा था नहीं भागेंगे। वहाँ एक संकट क्रिएट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबा क्राइसिस। क्या बोलते हैं? क्यूबा क्राइसिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबा संकट या क्यूबा मिसाइल संकट।
और क्या था देखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ठीक है, अमेरिका का तट है, वहाँ पे रूस का कोई आदमी आके बस गया, अच्छी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बसने दो। देखो क्या कर रहा था रूस वाले लोग, तो यहाँ देखो 1916 में सोवियत संघ ने के नेता चिंतित थे कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण करके राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को हरा देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये डर था रूस वाले को कि ऐसा ना करे अमेरिका कि वहाँ जो शासन है साम्यवादियों का, उसको हरा दे वहाँ के शासक का, क्या नाम था उसका राष्ट्रपति का, फिदेल कास्त्रो, कि मार देगा फिदेल कास्त्रो को और शासन कर लेगा, कब्जे में कर लेगा अमेरिका। समझ में आया? जैसे ये जो साम्यवादी नीति बस बताया ना, यहाँ पे देखिए, ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, ये साम्यवादी व्यवस्था का मतलब था कम्युनिस्ट सिस्टम, वही सिस्टम जो अमेरिका में चल, सॉरी, जो रूस में चल रहा है, जो चीन में चल रहा है। चीन में कम्युनिस्ट सिस्टम चलता है, तो ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम हमारे देश में चीन में चल रहा है, तो उसी तरह से एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था क्या, क्यूबा। क्यूबा में भी कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, फिदेल कास्त्रो। अब डर ये लोग को था कि यार मेरे बिरादरी का आदमी मेरा जैसा सिस्टम फॉलो करता है, तो उसको मार के कहीं अमेरिका को कब्जा न कर ले। समझ गए? इस डर से ये लोग क्या किया, अंततः सोवियत संघ के नेता निकिता सुचचेव द्वारा वर्ष 1962 में वहां पे मिसाइल तैनात कर दिया, कि लगा दो पूरा मिसाइल, कि देखते हैं कौन हमारे सिस्टम को छू देता है। लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध की वो वास्तविक रूप लेने से रोक दिया। दोनों थोड़ा बैलेंस बनाए, नहीं तो युद्ध हो ही जाता वहाँ। और मिसाइल, अमेरिका भड़क गया ना जी, कि मेरे पड़ोस में तुम मिसाइल काहे घुसा दिया, हम उसको मारेंगे, तुम काहे सोच लिया कि हम मार देंगे उसको। बात समझ गए? तुम क्यों सोच लिया कि हम मार देंगे, हम नहीं मारते, तो जब मारते तब तुम घुसाता। इसके चक्कर में युद्ध लगा। क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी है, क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं, यही कारण शीत युद्ध भी शुरू हो गया, क्लाइमैक्स है यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे नन अलाइन मूवमेंट क्या होता है, और नन अलाइन मूवमेंट कैसे बना, और इसके पीछे क्या लॉजिक था, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जब तक इसको आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए आप आगे जानने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है।